हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो आपका थर्ड पार्ट था। अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था केमिकल रिएक्शंस का, तो उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट मैंने बताए थे। फर्स्ट पार्ट SN2, सेकंड पार्ट SN1 और जो थर्ड पार्ट था दैट वाज स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 SN2 मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या क्या है। हालांकि मैंने इनके पार्ट भी वहां आपको फ्लो चार्ट में बताए थे, फिर भी मैंने यहां लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या लिखा है यहां, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बट ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, पीपीएल। पीपीएल स्टैंड्स फॉर प्लेन पोलराइज लाइट। पी स्टैंड्स फॉर प्लेन, देन पोलराइज एंड देन लाइट। की प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में पता होगा तभी आप क्या निकाल पाओगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा। डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी केवल समझ लीजिए क्या किसके अंदर में पढ़ना है, ठीक है। फिर मोलिकुलर एसिमेट्री। मोलिकुलर एसिमेट्री का मतलब मोलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है या नहीं है, और वो दो तरीके से हो सकती है। पहला कंपाउंड क्या हो सकता है, ए कायरल हो सकता है। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, कायरल हो सकता है। कायरल का मतलब क्या है, ए कायरल का मतलब क्या है। इसके लिए भी दो साइंटिस्ट सामने आए थे, वेंट होफ एंड बेल। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक कंपाउंड पे या एक कार्बन पे चारों ग्रुप जो लगे हैं वो हमेशा किस फॉर्म में लगते हैं, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में लगते हैं। और अगर ये ग्रुप अलग अलग हो जाए, जैसे ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, अगर चारों ग्रुप अलग अलग लग जाएंगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल। बट अगर चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, ए कायरल। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये सुपर इंपोजिबल नॉन सुपर इंपोजिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है, वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और कायरल कंपाउंड की प्रॉपर्टी, मतलब कोई कंपाउंड अगर कायरल है तो अगर वो कायरल प्रॉपर्टी शो करता है, मींस इफ एनी कंपाउंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कंपाउंड, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। मींस अगर कोई कंपाउंड कायरल होने की प्रॉपर्टी शो करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, कायरलिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, इनेंशियोमर पढ़ने वाले हैं। इनेंशियोमर क्या होता है, अगर किसी कायरल कंपाउंड की मैं क्या बना दूं, मिरर इमेज। ध्यान देना, इनेंशियोमर क्या होते हैं, ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज किसकी, ध्यान देना, ये किसी की भी हो सकती है। बट यहां इनेंशियोमर कब कहलाएंगी, जब ये किसकी होंगी, कायरल कंपाउंड की होंगी। क्योंकि ओरिजिनल इमेज मिरर इमेज किसी की भी हो सकती है, बट इनेंशियोमर वो कब कहलाएंगी, जब वो ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज किसकी हो, कायरल कंपाउंड की हो। ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। अगर दो इनेंशियोमर, मेरे पास इनेंशियोमर 1 है, इनेंशियोमर 2 है, अगर ये दोनों इनेंशियोमर किस रेशो में, 50-50 रेशो में आ जाएं, या ये कहूं कि दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है एट द टाइम, वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। एक दूसरी टर्म क्या बनाए, अगर 50% क्या हो जाए, रिटेंशन, और 50% क्या हो जाए, इन्वर्जन। पढ़ रखा है हमने SN1 SN2 के अंदर। रिटेंशन किस में होता है, SN1 के अंदर, और इन्वर्जन किस में होता है, SN2 के अंदर। अगर दोनों 50-50% आ जाए कि 50% रिटेंशन हो गया, 50% इन्वर्जन हो गया, तो उसको भी क्या कहते हैं हम, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ये मैं SN1 SN2 में आपको पढ़ा चुका हूं। रिटेंशन मतलब जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, केवल लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इन्वर्जन क्या हो जाएगा, इनसाइड आउट, छतरी उल्टी हो जाएगी, जिसको हमने वाल्डन इन्वर्जन नाम दिया है, और वो किसके अंदर होता है, SN2 के अंदर। समझ में आ गई। तो अब ये तो था फ्लो चार्ट, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और मैंने आपको बताया इसको समझने से पहले आपको किसको समझना पड़ेगा, पीपीएल को समझना पड़ेगा। पीपीएल स्टैंड्स फॉर प्लेन पोलराइज लाइट। इसके लिए मैंने बताया था आपको, ये कंसेप्ट किसने दिया था, विलियम निकोल ने दिया था, और उसी के बेस पे, मतलब उसने अपने नाम से ही क्या बनाया था, एक प्रिज्म बनाया था। सबसे पहले समझिए कि पीपीएल बनेगी कैसे, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनेगी। उसने कैसे बनाई थी, उसने एक ऑर्डिनरी बल्ब लिया और जिससे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, एक ऑर्डिनरी लाइट जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट को जब उसने
पास आउट किया, मतलब पास किया किससे, एक स्पेशल काइंड का प्रिज्म बनाया था उसने, जिसको नाम क्या दिया था उसने, निकोल प्रिज्म। क्या नाम दिया था, निकोल प्रिज्म। ये प्रिज्म किसने बनाया था, निकोल ने बनाया था, इसलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया, निकोल प्रिज्म। तो जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास आउट किया तो उसने क्या देखा कि जो लाइट थी वो सारी क्या आ गई, एक ही प्लेन में पोलराइज हो गई। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, अलग अलग नहीं जा रही, सारी की सारी एक ही प्लेन में आ गई, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। यहां मैं वर्टिकल की फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो एक ही प्लेन में आ गई। और जब उसने इस लाइट को एक कार्डबोर्ड की हेल्प से उसमें छेद करके उससे उसने उस सॉल्यूशन के ऊपर या उस कंपाउंड के ऊपर डाला जिसका हमें पता करना था, इसको मैंने नाम दे दिया एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन। ध्यान दें मैंने क्या कहा, पीपीएल लाइट को पास आउट किया एक कार्डबोर्ड की हेल्प से कि ये केवल डायरेक्टली किस पे टकराए जाके, ये केवल उस सॉल्यूशन पे टकराए जाके जिसको मैंने एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन के रूप में लिया है, मतलब जिसका मुझे पता करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ध्यान देना, अब जैसे ही लाइट इस सॉल्यूशन में से पास आउट हुई, दो काम हो सकते हैं। पहला काम क्या हो सकता है, प्लेन कैसा था, लाइट का प्लेन था ये, अगर ये प्लेन ना रह के लाइट का प्लेन हो जाए, ये कैसा प्लेन हो गया, होना चाहिए था वर्टिकल, बट ये मूव कर गई टूवर्ड्स कहां, राइट की लेफ्ट, दे मूव टूवर्ड्स राइट, मतलब जो प्लेन था प्लेन राइट मूव कर गया। एक तो काम ये हो सकता है, दूसरा काम क्या हो सकता है कि ये लेफ्ट की बजाय कहां मूव कर जाए, सॉरी ये राइट की बजाय कहां मूव कर जाए, लेफ्ट में मूव कर जाए। यहां ये किस में मूव कर गई, राइट में, बट ये राइट की बजाय अब यहां किस में मूव कर जाए, ये लेफ्ट में मूव कर जाए। लेफ्ट में मूव कर जाएंगी तो ये ऐसे हो जाएंगी, तो चेक करो, ये लेफ्ट में मूव कर गई, यहां भी लेफ्ट में मूव कर गई, यहां भी लेफ्ट में मूव कर गई, और ये यहां भी लेफ्ट में मूव कर गई। यहां मूव कहां किया, टूवर्ड्स राइट किया, यहां मुंह कहा किया, टूवर्ड्स लेफ्ट किया। तो उसने इस ही मूवमेंट के कारण, कौन सी मूवमेंट कि राइट में मूव कर रही है या लेफ्ट में मूव कर रही है, अगर कोई कंपाउंड, ध्यान सुनना, अगर कोई कंपाउंड या कोई सॉल्यूशन जो मैंने लिया है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, इन दोनों में से कोई भी एक मूवमेंट शो करता है तो दैट कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नोट करेंगे ये पॉइंट अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में। मैंने क्या कहा, इफ एनी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, कोई भी एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, कोई भी कंपाउंड मैं ले लूं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक मूवमेंट या रोटेशन शो करता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब वहां जाइए वापस, अगर कोई मूवमेंट राइट में शो करता है तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, अगर लेफ्ट में करेगा तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, नाम लिखेंगे दोनों। अगर वो राइट में मूव करता है तो उसको नाम दिया गया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम दिया गया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट में मूव करता है तो उसको नाम दिया गया है लीवो रोटेटरी। क्या नाम दिया गया है, लीवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, प्लस साइन से। लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, माइनस साइन से। अगर प्लस साइन नहीं लिखना चाहते तो आप यहां स्मॉल डी भी लिख सकते हो और इसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान देना, ये नोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कैपिटल डी और स्मॉल डी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करना है, लीवो रोटेटरी को माइनस या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये लीवो रोटेटरी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो एंगल बना है इस एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर दिमाग में आया है तो उसका आंसर सुनिए। आंसर क्या होगा कि जो एंगल मेजर किया जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल विल बी डन बाय, जो एंगल की
मेजरमेंट होगी वो डन होगी किसके द्वारा की जाएगी? बाय पोलैरीमीटर। ठीक है, आप पोलैरीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं TER या TRE, वो आप पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? तो पोलैरीमीटर की हेल्प से हम डेक्स्ट्रो और लिबोरेटरी का जो ये एंगल है, ये एंगल हम क्या कर सकते हैं? मेजर। मेरा मेन मकसद क्या था बताने का कि पीपीएल लाइट की हेल्प से आप ऑप्टिकली एक्टिविटी पता कर सकते हो किसी भी कंपाउंड की। अगर वो इन दोनों में से कोई भी रोटेशन शो करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बट हाँ, एक ये काम भी तो हो सकता है कि वो कोई रोटेशन ही शो ना करे, एज इट इज बाहर निकल जाए। उस टाइम क्या कहोगे? इस सॉल्यूशन में से हमने पीपीएल लाइट पास आउट की और वो एज इट इज रह गई। अगर वो एज इट इज रहेगी तो वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो दो काम मैंने कब बताए? जब वो दोनों रोटेशन शो करते हैं। बट अगर पीपीएल लाइट पास आउट करते ही उसने कोई रोटेशन ही शो नहीं की, वो एज इट इज बाहर निकल के भी सेम ही प्लेन में रही, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ना तो वो डेक्स्ट्रो है ना वो लिबोरेटरी है। बात समझ आ गई? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। मैंने आपको बताया इसके अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक कि कंपाउंड कायरल है या कंपाउंड कैसा है? ए कायरल। अगर कंपाउंड कायरल है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कायरलिटी। बट ये काम किया किसने था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वेंट होफ था, कौन था? वेंट होफ, और एक था सी लीबेल। वेंट होफ और सी लीबेल दोनों ने 1874 में, कब? 1874 में वेंट होफ ने और सी लीबेल ने 1874 में एक कंसेप्ट दिया था। और वो कंसेप्ट क्या दिया था कि जब भी कार्बन पे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कि जब भी कार्बन पे कोई भी 4 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, किसमें? स्पेस में। ये बात किसकी है? ये बात स्पेस की है, या मैं क्या लिख दूं यहां? स्पेशियल अरेंजमेंट है ये। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर अरेंजमेंट कैसा है? तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी कार्बन पे कुछ 4 ग्रुप आएंगे स्पेस के अंदर, वो हमेशा कैसा अरेंजमेंट शो करेंगे? वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करेंगे। टेट्राहेड्रल ही स्ट्रक्चर बनता है मैक्सिमम कार्बन का जब भी उसके ऊपर कोई 4 ग्रुप लगते हैं, 4 एटम लगते हैं, 4 एलिमेंट लगते हैं। बट उन्होंने इसके साथ साथ एक बात और भी कही कि अगर ये चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। इफ ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर ये चारों ग्रुप जो यहां अटैच है कार्बन के ऊपर ये डिफरेंट हैं, देन दिस पर्टिकुलर कार्बन, देन द कार्बन, कौन सा कार्बन? सेंट्रल कार्बन लिख देता हूं मैं यहां। देन द सेंट्रल कार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाएगा उस टाइम? इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। क्या कहेंगे उसको हम? एसिमेट्रिक कार्बन। और इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टीरियो सेंटर। या तो हम इसको एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं या कह सकते हैं स्टीरियो सेंटर। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि वेंट होफ सी लीबेल ने 1874 में क्या कहा था कि अगर एक पर्टिकुलर कार्बन पे कोई भी 4 ग्रुप ऐड होते हैं स्पेस के अंदर, तो जो अरेंजमेंट या ज्योमेट्री उनकी होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। एक तो पॉइंट उन्होंने ये बताया। और फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया कि अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं, जैसे ए बी सी डी, अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तो उस टाइम जो ये कार्बन प्रेजेंट है सेंट्रल कार्बन, इस सेंट्रल कार्बन को क्या कहेंगे हम? एसिमेट्रिक कार्बन। और स्टीरियो सेंटर, अगर कार्बन एसिमेट्रिक हो गया, ध्यान से सुनना, इफ द कार्बन इज एसिमेट्रिक देन द कंप्लीट कंपाउंड विल बी कायरल कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड में, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन कायरल हो गया, ध्यान सुने, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कायरल हो गया या कार्बन एसिमेट्रिक हो गया तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? कायरल कंपाउंड।
बात समझ में आ गई। और द प्रॉपर्टी ऑफ ए कायरल कंपाउंड, या इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, कायरल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को कायरलिटी बोलते हैं। जो मैंने यहां भी लिखा है कि कायरल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कायरलिटी, या उसके कायरल होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कायरलिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई। एक दूसरा वर्ड भी मैंने लिखा है यहां, क्या, ए कायरल। अब ये क्या होता है कि अगर कार्बन के अंदर जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, या कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हैं, वो सारे डिफरेंट ना हो, वो सारे डिफरेंट ना हो, उनमें से कोई 2 सेम हो जाए, 3 सेम हो जाए, वो अगर वो सारे डिफरेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, एक कायरल कहलाएगा। हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है कायरल की और ए कायरल की, एक वर्ड आता है पर्टिकुलर, सुपर इंपोजेबल एंड नॉन सुपर इंपोजेबल, उसके बेस पे बना सकते हो कि अगर मिरर इमेज किसी कंपाउंड की नॉन सुपर इंपोजेबल है ओरिजिनल इमेज के, तो वो क्या बन जाएगा, कायरल। बट अगर नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं है या वो सुपर इंपोजेबल है तो वो क्या हो जाएगा, ए कायरल। अब वो उस बात का पता कैसे करेंगे, उसका पता करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट। अब हम करेंगे कायरलिटी टेस्ट। तो नाउ लेट्स डू द कायरलिटी टेस्ट फॉर प्रोपन टू ऑल फर्स्ट। मैं पहले एग्जांपल लेके चल रहा हूं प्रोपन टू ऑल का, और ये चेक करेंगे कि क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं। उससे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, CH3CH क्योंकि 2 पे ऑल है तो यहां क्या आ जाएगा, OH। इसको मैं लिख रहा हूं 3D की फॉर्म में। 3D का मतलब पता होगा आपको, इन द प्लेन, अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका ये फंक्शनल ग्रुप OH, और यहां पे इसका ये आ गया है CH3 बिलो द प्लेन। एक CH3 कहां आ गया है, अबो द प्लेन, और हाइड्रोजन कहां आ गया है, इन द प्लेन। ये आपका 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपन टू ऑल। अब अगर मैं इसकी क्या बनाऊं, मिरर इमेज, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर मिरर में कैसा नजर आएगा, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा मिरर के अंदर। यस और नो, ये मैंने लगाया बीच में क्या, मिरर। ये आपकी ओरिजिनल इमेज, ये आपकी मिरर इमेज, ओरिजिनल इमेज, और ये मिरर इमेज। अब कहोगे कि सर पता कैसे करोगे कि कायरल है या नहीं। मैंने बताया 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक क्या, सुपर इंपोजेबल, और एक क्या याद रखनी है, नॉन सुपर इंपोजेबल। अब ये चीज क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिया ए, बीच में लिया मिरर, इधर भी मैंने ले लिया ए, ये मेरी ओरिजिनल इमेज, ये मेरी मिरर इमेज। अगर मैं मिरर इमेज को उठा के ओरिजिनल इमेज के ऊपर रखूं और वो बिल्कुल फिट हो जाए उस ओरिजिनल इमेज के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, सुपर इंपोजेबल। ऐसे ही मैंने लिया ओ, बीच में क्या लिया, मिरर, और क्या बनेगी, मिरर इमेज, सेम ही नजर आएगी, तो ये भी क्या है आपका सुपर इंपोजेबल। बट एक केस मैंने क्या लिया, बी, बीच में रखा मिरर, और क्या ये भी ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। आप अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये परफेक्टली फिट हो जाएगा, नहीं। और जो परफेक्टली फिट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें लिया सी, बीच में क्या आ गया, मिरर। क्या सी आपको ऐसा ही नजर आएगा, नहीं, वो आपको कैसा नजर आएगा, वो आपको ऐसा नजर आएगा। तो सी आपको ऐसा नजर आने वाला है, इसका मतलब ये भी कैसा है, नॉन सुपर इंपोजेबल। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है सुपर इंपोजेबल और नॉन सुपर इंपोजेबल का पता करने के लिए। अब यही कंसेप्ट हमें यहां लगाना है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, यहां जो चीज सुपर इंपोजेबल होती है वो कायरल नहीं होती। ध्यान देंगे इस बात पे। जो चीजें सुपर इंपोजेबल होती हैं, जो मिरर इमेज ओरिजिनल इमेज के ऊपर फिट हो जाती है, जो सुपर इंपोजेबल होती है, वो चीज कायरल नहीं होती। कायरल कौन होती है, जो मैच नहीं होती, जो नॉन सुपर इंपोजेबल होती है। मतलब कायरल कंपाउंड में जो मिरर इमेज है वो ओरिजिनल इमेज के सुपर इंपोजेबल नहीं होगी, एग्जैक्टली फिट नहीं होगी। तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे यहां, क्या पता करने के लिए, कायरलिटी का पता करने के लिए। अब ये मेरे पास आ गई ओरिजिनल इमेज, ये मेरे पास आ गई मिरर इमेज। देखने से क्या लग रहा है, अगर मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये मुझे क्या देखने में नजर आ रही है, ये मुझे नॉन सुपर इंपोजेबल लग रही है। यस और नो, बिल्कुल।
बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल यहां इस तरीके से टेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि मैंने लिखा ना ऊपर टेस्ट कार्लेटी टेस्ट, इस तरीके से नहीं करना। क्या करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो मिरर इमेज आई है इस मिरर इमेज को हम रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे। जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये स्ट्रक्चर जब 180 रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मिलेगा। यस और नो, बिल्कुल मिलेगा। मतलब जब इस स्ट्रक्चर को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे, मतलब 180 रोटेशन करनी है, ये लेफ्ट में है तो 180 रोटेट करोगे तो कहां जाएगा, राइट में जाएगा। अब क्या करना है, जो ये रोटेटेड इमेज है इस इमेज को रखिए किसके ऊपर, ओरिजिनल इमेज के ऊपर, और फिर चेक करिए कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। एट दिस टाइम चेक करो ये इमेज और ये इमेज क्या हो रही है, दे आर सुपर इम्पोजेबल। और अगर सुपर इम्पोजेबल है तो ये क्या है, ये ए कायरल है, कायरल नहीं है। क्योंकि कायरल होने के लिए क्या चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर ये पता कैसे लगेगा कि ये कायरल है, ये रोटेशन 180 हो गई नहीं हो गई। उसके लिए मैंने कुछ बनाया है आपके लिए, तो इसकी हेल्प से समझाऊंगा कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि रोटेशन कैसे करनी है। मान के चलिए ये आपकी तरफ CH3, ये H, ये OH, और ये वाला भी क्या है यहाँ CH3। अब ध्यान देना, अगर मैं सामने क्या रख दूं, मिरर सामने रखते ही क्या होगा, इनकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इसकी पोजीशन चेंज होगी। ये यहां लगा हुआ है बट ये यहां से निकल के कहां आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में। चेक करो, अब ये पहले कहां था, ये पहले यहां था, ठीक है। जैसे ही मिरर आया, मिरर के आते ही ये यहां की बजाय कहां आ जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर ये और ये इनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आई है, केवल किस में डिस्टरबेंस आई है, OH में डिस्टरबेंस आई है। अब मैंने क्या कहा है कि जो मेरी ये मिरर इमेज बनी है, ये अब मिरर इमेज है क्योंकि ओरिजिनल इमेज ये थी, ये क्या हो गई अब मिरर इमेज। उसने कहा कि अब इस मिरर इमेज को रोटेट करिए 180 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, ये OH है, इधर से कहां जाना है, उधर जाना है। ये क्या था CH3, ये क्या था H, और ये भी क्या है CH3। अब ध्यान से देखना, ये कैप को ध्यान से देखिए कि किस कलर की है और अभी आपके सामने किस कलर की आने वाली है। अब चेक करिए, पहले किस कलर की कैप थी आपके पास, ये पर्पल कलर की थी, अब कैसी आ गई, अब आपके सामने ब्लैक कलर की आ गई। और OH का क्या हो गया, 180 डिग्री रोटेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये भी क्या था CH3, ये भी क्या है CH3, दोनों CH3 हैं, इसीलिए दोनों CH3 थे, इसीलिए आपको पता ही नहीं चला कि ये कौन सा CH3। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज चेक करेंगे तो जो ये CH3 है यहां, वो ये यहां ये वाला बन गया है, ठीक है। और जो ये CH3 है यहां, ये रोटेशन के बाद ये वाला बन गया है। इसी तरीके जैसे मैंने बताया, पहले ये कहां था, मेरी तरफ था, ये कहां था, आपकी तरफ था, बट अब ये कहां आ गया, मेरी तरफ, और ये कहां चला गया, आपकी तरफ। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अब यहां ध्यान देंगे, मैंने सेकंड एग्जांपल क्या लिया है, ब्यूटन 2 ऑल। पहले कौन सा था, प्रोपन 2 ऑल। अब ब्यूटन 2 ऑल में फॉर्मूला पता ही होगा आपको, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 कार्बन के सेकंड पे क्या आ गया, ऑल। ये कौन सी इमेज है, ओरिजिनल इमेज। ये क्या आ गई, मिरर इमेज। और ये क्या आ गई, रोटेशन के बाद इमेज। करना क्या है, तो रोटेशनल इमेज है उसको इसके ऊपर रखिए। चेक करिए, क्या करिए, इसको आप इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। क्यों नहीं है, यहां बिलो द प्लेन कौन है, CH3, बट यहां बिलो द प्लेन कौन आ गया, C2H5। अभी भी मैंने बताया, जो मिरर इमेज में बिलो द प्लेन था, रोटेशन के बाद वो कहां आ गया, वो आ गया अबो द प्लेन। और जो मिरर इमेज में अबो द प्लेन था,
वो रोटेशन के बाद कहाँ आ गया, बिलो द प्लेन। इन द प्लेन में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, हाँ देखने में सेम लग रहा है, बट यहां बिलो द प्लेन CH3 है, यहां बिलो द प्लेन C2H5 है, एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। अगर ये इसके ऊपर रखूं तो ये कैसा बनेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ये कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड आपका कायरल है। लेट्स अगेन विद एन एग्जांपल समझेंगे, देखिए ध्यान से। अगेन यही चीज मैं बता रहा हूं, बट उसके लिए अब मैंने कुछ चेंज किया है। देखिए ध्यान से क्या चेंज किया है। मैं क्या कर रहा हूं, अब जो ये वाला पेन है, जो ये पर्पल कैप थी, मैं इसको यहां व्हाइट वाले कैप लगा रहा हूं और मैं यहां इसको ऐसे ले रहा हूं। अब समझना क्या है, यहां टुवर्ड्स यू मतलब अबोव द प्लेन क्या है, C2H5। व्हाइट पेन C2H5 है, ध्यान रखना। व्हाइट पेन है C2H5, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका OH, और ब्लैक हो गया CH3। दोबारा सुने, ब्लैक पेन कैप CH3, व्हाइट पेन कैप ये हो गया C2H5, रेड वाला OH, और ये पर्पल वाला अब क्या हो गया, हाइड्रोजन। ध्यान देना, ये मैंने रखा लेफ्ट हैंड साइड। ओरिजिनल इमेज कहां देख रहा हूं, मिरर में। जैसे ही मिरर में देखूंगा मुझे ये नजर आएगा ऐसा। क्या मुझे मिरर में ये ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। C2H5 आप ही की तरफ है, H वहीं पर है, OH केवल कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से कहां गया, राइट हैंड साइड आ गया। ये कह लूं कि बैक साइड से फ्रंट साइड में आ गया इधर। पहले इधर था, इधर अगर मैं इधर देख रहा था तो ये ऐसा था, अब ये ऐसे हो गया है। ये मेरी तरफ था, अब भी कहां है, मेरी तरफ। अब इसका क्या करना है, ये मेरे पास अब कैसी इमेज आ गई, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज का क्या कर रहा हूं, 180 डिग्री रोटेशन। ध्यान देना, 180 डिग्री रोटेशन कर दिया किसका, OH का। OH पहले कहां था, पहले ये क्या OH इधर था, अब कहां आ गया, इधर आ गया। तो क्या OH की 180 डिग्री रोटेशन हो गई, बिल्कुल हो गई। अब 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद चेक करो, पहले आपकी साइड कौन था, C2H5, अब कौन पहुंच गया, CH3। अब ये C2H5 आपसे दूर हो गया, मतलब बिलो द प्लेन। ब्लैक साइड मतलब ब्लैक कैप मतलब CH3 अबो द प्लेन। H इन द प्लेन पहले भी था, अब भी है। OH इन द प्लेन पहले भी था, अब भी है। समझ नहीं आया है, दोबारा समझे मैंने कैसे बताया। मैंने ये बताया, ये आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं पे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से। देखिए दोबारा देखिए, ये मैंने कंसेप्ट लिया था इस तरीके से। ये आपका ओरिजिनल इमेज, ये आपकी क्या थी, ओरिजिनल इमेज। OH C2H5 H ब्लैक कैप CH3, मैंने इसकी क्या बना दी, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होगा, OH इधर की बजाय इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी और कोई चेंज नहीं हो, केवल OH की पोजीशन चेंज होगी, हो गई। अब ये क्या आ गई आपके पास, मिरर इमेज। अब इस मिरर इमेज का क्या करना है, 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री, यहां से यहां कितना हो गया, 90, और 90 से फिर 90 कर दो, क्या हो गया, 180 हो गया। अब 180 रोटेशन करने के बाद देखिए, पहले आपकी तरफ कौन था, व्हाइट पेन मतलब C2H5, अब कौन आ गया, CH3। अब आपसे दूर हो गया C2H5, पास में आ गई। तो ये हो गई इमेज कब, रोटेशन के बाद। कब हो गई, रोटेशन के बाद। अब इसको और जो ओरिजिनल इमेज थी, दोनों को मैच करो। क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहां क्या था, यहां व्हाइट पेन था, अब कैसा आ गया, ब्लैक आ गया। व्हाइट कहां चला गया, आपसे दूर चला गया। पहले वो आपकी तरफ ही था, अब आपसे दूर हो गया। इसका मतलब ओरिजिनल इमेज के ऊपर अगर मैं रोटेशनल इमेज रखूंगा तो वो परफेक्टली फिट नहीं हुई। यही मैंने कहा यहां, क्योंकि C2H5 पहले कहां था, यहां भी अबो द प्लेन था, यहां भी अबो द प्लेन था। 180 रोटेशन करने के बाद कहां हो गया, बिलो द प्लेन। अगर उठा के यहां रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या कंपाउंड कैसा है, कायरल। बात समझ में आ गई। सो दैट इज द टेस्ट फॉर कायरलिटी, किसके लिए, ब्यूटेन टू
ऑल के लिए। पहले किसके लिए बताया? प्रोपन टू ऑल। प्रोपन टू ऑल में तो पता ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या थे? CH3। इसलिए मैंने पहले भी कहा था अगर कार्बन पे सारे ग्रुप अलग हैं तो ही वो कायरल है, अदरवाइज वो कायरल नहीं है। बट फिर भी हमने टेस्ट करके देखा, क्योंकि दो तो CH3 लगे हुए थे, दोनों सेम थे, तो कायरल तो वैसे भी नहीं बनना था। बट फिर भी हमने क्या करके देखा? टेस्ट करके देखा कि ये है भी या नहीं। टेस्ट करने के बाद हमें पता लगा कि एक्चुअल में ये कायरल नहीं है। हाँ, देखने पर लगता है कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, बट हमें नॉन सुपर इंपोजेबिलिटी चेक कब करनी है? जब रोटेशनल इमेज और ओरिजिनल इमेज को हम कंपेयर करेंगे। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज इनेंशियोमर। अब ये इनेंशियोमर क्या होते हैं? मैं अभी बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन सुपर इंपोजेबल। ध्यान देना, मैंने नॉन सुपर इंपोजेबल वर्ड यूज किया है और मैंने एक कायरल वर्ड यूज किया है, क्योंकि जो कंपाउंड कायरल होगा वो ही क्या शो करेगा? नॉन सुपर इंपोजेबिलिटी शो करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, बी की मिरर इमेज कैसी नजर आएगी? ऐसी नजर आएगी। क्या ये मिरर इमेज ओरिजिनल इमेज के ऊपर रखूं तो क्या ये सुपर इंपोजेबल है? नहीं है, मतलब ये कैसी है? नॉन सुपर इंपोजेबल है। अगर ये नॉन सुपर इंपोजेबल है तो बी इसका मतलब फिर क्या हो गया? क्या बी कायरल हो गया? बिल्कुल हो गया। अब ध्यान देना, ये दोनों इमेज कब? जब कंपाउंड कैसा हो? कायरल। दोनों इमेज जब कंपाउंड कैसा हो? कायरल। या दोनों इमेज जो एक दूसरे के क्या हो? नॉन सुपर इंपोजेबल। इन दोनों इमेज को नाम क्या दिया गया है? इनेंशियोमर। क्या नाम दिया गया है? इनेंशियोमर। तो टर्म क्या बन जाएगी? टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। दोबारा सुने, टू दो ही बनी है ना, एक ओरिजिनल इमेज एक मिरर इमेज। टू नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। दूसरे वर्ड में कहूं कि एक कायरल कंपाउंड की मिरर इमेज, ध्यान सुनना, एक कायरल कंपाउंड की मिरर इमेज ओरिजिनल इमेज से मैच नहीं करती, इसीलिए दोनों कंपाउंड क्या हो जाते हैं? अलग अलग। और ये दोनों कंपाउंडों का जो ग्रुप होता है ये कहलाता है इनेंशियोमर्स। बात समझ में आ गई? सो ग्रुप ऑफ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड या इज कॉल्ड इनेंशियोमर। बात समझ में आ गई? अब दोनों के नाम भी हैं। अगर मिरर इमेज, जैसे मैं कहूं अगर मिरर इमेज मेरी माइनस है, माइनस का मतलब ये मेरी लीवो रोटेटरी है, तो ये कैसी होगी? ये प्लस होगी। प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रोटेटरी होगी। और अगर ये माइनस होगी तो फिर ये प्लस होगी। दोनों एक जैसी नहीं रहेंगी। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगी, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो होगी, ये लीवो है तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगी। बात समझ में आई? सो दैट इज आवर इनेंशियोमर। अब ये भी मैंने एग्जांपल लिया था ब्यूटन टू ऑल का। तो ब्यूटन टू ऑल की जो ओरिजिनल इमेज है और जो उसकी मिरर इमेज है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनेंशियोमर्स। या ये कहूं दीज टू इमेजेस आर अ ग्रुप ऑफ इनेंशियोमर्स। ये दोनों क्या हैं? आपके इनेंशियोमर्स। बात समझ में आ गई? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनेंशियोमर। ध्यान में क्या रखना है? इनेंशियोमर्स तभी बनेंगे जब मिरर इमेज क्या होंगी? नॉन सुपर इंपोजेबल। और अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है तो मतलब क्या है इनडायरेक्टली? कि केवल कायरल कंपाउंड ही क्या बनाते हैं? इनेंशियोमर्स बनाते हैं, क्योंकि कायरल कंपाउंड की ही इमेजेस क्या नहीं होती? नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं होती। वो क्या होती है? नॉन सुपर इंपोजेबल होती है। ठीक है, अब इनेंशियोमर के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपकी आती है दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। अब ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इसकी टर्म भी रिलेट करती है किससे? इनेंशियोमर से। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएं, एग्जांपल मैं फिर से बी का ले लेता हूं, तो ये दोनों क्या है? आपस में इनेंशियोमर है। ठीक है, बट इनका रेसिमिक मिक्सचर से क्या लेना देना है? ध्यान से सुनेंगे। अगर ये दोनों आपस में, कौन कौन? ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज, अगर ये दोनों आपस में इक्वल प्रपोर्शन में क्या हो? प्रेजेंट हो। इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? मान के चलिए ये मेरे पास था डेक्स्ट्रोटेटरी, ये मेरे पास था लीवो रोटेटरी,
इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं L से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये कंपाउंड 50% क्या हो, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये क्या हो जाए 50% लीवोरोटेटरी। ध्यान सुनना, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 50% तो डेक्स्ट्रो और 50% लीवोरोटेटरी रोटेशन आ जाए, उस मिक्सचर को क्या नाम दिया गया है, रेसिमिक मिक्सचर। दोबारा सुनिए, अगर दो इनेंशियोमर्स के बीच में, ये आपकी ओरिजिनल इमेज, ये आपकी मिरर इमेज, अगर इन दो इनेंशियोमर्स को आप इक्वल प्रोपोर्शन में एक मिक्सचर लेते हो या मिक्सचर बनाते हो, इक्वल प्रोपोर्शन में आप इसको लेते हो, तो उस मिक्सचर को नाम क्या दिया गया है, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर को आप DL से रिप्रेजेंट कर सकते हो या प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि 50% अगर प्लस है तो 50% माइनस है, तो प्लस किसके लिए लगा है, डेक्स्ट्रो के लिए, माइनस किसके लिए लगा है, लीवो के लिए, D डेक्स्ट्रो के लिए और L लीवो रोटेटरी के लिए। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि अगर 50% डेक्स्ट्रोटेटरी, या ये कहूं कि 50% आपका फर्स्ट इनहेंसियोमर और 50% आपका लीवरोटेटरी, या कहूं कि सेकंड इनहेंसियोमर, दोनों आपके 50-50% अमाउंट में प्रेजेंट है, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, सो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड अवर रेसिमिक मिक्सचर। बात में आ गई? सो दैट इज अबाउट रेसिमिक मिक्सचर। अब इसके बाद जो आपका लास्ट टर्म रहता है, हाँ एक चीज और, रेसिमिक मिक्सचर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि 50% प्लस आ जाए, 50% माइनस आ जाए, और क्या बन जाए, ये बन जाए आपका रेसिमिक मिक्सचर। अब ध्यान देना, 50-50% जब आपस में कंबाइन होगा, बनेगा, तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। इस मिक्सचर के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज कोल्ड रेसिमाइजेशन। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा, रेसिमिक मिक्सचर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेसिमाइजेशन। जैसे आयन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, आयनाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही रेसिमिक मिक्सचर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेसिमाइजेशन। ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म आपकी रहती हैं, वो हालांकि मैं करवा चुका हूं, कौन कौन सी, एक मैं करवा चुका हूं इन्वर्जन, और एक तरफ मैं करवा चुका हूं रिटेंशन। किस में करवा चुका हूं, इन्वर्जन किस में होती है, SN2 में, रिटेंशन किस में होती है, SN1 के अंदर। सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास यहां है H है, यहां मेरे पास CH3 है, यहां मेरे पास C2H5 है, और यहां मेरे पास X है। आ कौन रहा है, OH। देखना ध्यान से, ये आ गया OH, ये हो गया H, ये हो गया यहां आपका CH3, ये हो गया आपका यहां CH3। क्या हुआ है, सारे कहां थे, लेफ्ट में, सारे कहां गए, राइट में। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। बट सेमी कंपाउंड ले रहा हूं, ये आ गया H, ये आ गया CH3, ये यहां भी आ गया CH3, ये X, ये OH नेगेटिव, और प्रोडक्ट जो बना वो आपका ये बना। सारे कहां थे, लेफ्ट हैंड साइड, तो सारे कहां रह गए, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, दैट इज अवर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बात में आ गई, इट इज इन्वर्जन, इट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अच्छा, ये तो हो गया रिटेंशन, ये हो गया इन्वर्जन। अगर दोनों 50-50% बने तब क्या होगा। अब देखो, अभी तो यहाँ क्या हुआ है, 100% क्या बना है, रिटेंशन, यहाँ पे भी 100% क्या बना है, इन्वर्जन। बट अगर क्या हो, ये भी और ये भी कितना परसेंट बने, 50%, और ये भी कितना परसेंट बने, 50%, तो जाए कितना बनेगा, 100%। ध्यान देना, अगर 100% इन्वर्जन होता है तो क्या बोलोगे, SN2। 100% रिटेंशन होता है क्या बोलोगे, SN1। बट अगर दोनों 50-50% हो गए तो क्या बोलोगे, मतलब 50% SN2, 50% SN1। एट द टाइम इट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो इस टाइम इसको क्या बोल सकते हो,
रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, वहां पर भी क्या था, वहां मैं डेक्स्ट्रो लीवो कंसेप्ट लिया था। यहां पे मैं किसका ले रहा हूं, यहां पे मैं SN1 और SN2 को ले रहा हूं, मतलब वन टाइम फ्रंट साइड अटैक, वन टाइम बैक साइड अटैक। तो आप उसको लिंक कर सकते हो यहां SN1 और SN2 को। SN2 में अटैक कहां से हुआ था, बैक साइड से। SN1 में कहां से होता है, मैक्सिमम टाइम फ्रंट साइड से होता है, बट वहां दोनों तरफ से होता है। तो SN2 के केस में फ्रंट साइड से, बैक साइड से अटैक होता है, बट अगर SN1 का केस आप लेके चलो तो वहां फ्रंट से भी अटैक होता है, बैक साइड से भी अटैक होता है। अगर सारा अटैक फ्रंट से हुआ है तो रिटेंशन रहेगा, अगर सारा अटैक बैक साइड से हुआ है तो SN2 रहेगा। बट अगर फ्रंट से भी अटैक 50% और बैक से भी अटैक 50% हुआ है तो उस टाइम जो प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट विल बी कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि SN1 SN2 में भी रेसिमिक मिक्सचर घुसेड़ दिया। हाँ बिल्कुल हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोपोर्शन कितनी कितनी बनी है 50%, क्योंकि बनना क्या, मिक्सचर तो बनेगा भाई। अगर 50% इन्वर्जन हो रहा है तो 50% क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। क्यों, तो क्या रिटेंशन और इन्वर्जन इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, बिल्कुल है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मिक्सचर चाहिए। तो यहां ना तो आप इन्वर्जन बोल सकते ना आप रिटेंशन बोल सकते, क्यों, क्योंकि दोनों 50-50% बने हैं। तो एट दैट टाइम इट इज नॉट द प्योर कंपाउंड, इट इज अवर मिक्सचर देयर। तो यहां मिक्सचर बनेगा, तो ये इन्वर्जन भी है यहां और रिटेंशन भी है यहां, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवर मिक्सचर। और मिक्सचर भी कौन सा, रेसिमिक मिक्सचर आप इसको बोल सकते हो। बस में आ गई। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर स्पेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होप you enjoy the video, you like the video.